हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की जो हमारी सेकंड बुक है। इसको हम देखेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस चैप्टर की कंप्लीट समरी मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप के नाम से अपना टेलीग्राम पे ग्रुप है। आप यहाँ जुड़ जाएंगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ जो है वो मिल जाया करेगी। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है, और अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे। आप इस नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है ये हमारा स्टार्ट होता है 1947 से। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद क्या क्या समस्याएं थी, इसको हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल में हम यहाँ पे इसको समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए 1947 में देश अपना आज़ाद हो जाता है। तो उस समय क्या होता है, दो मुख्य बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो क्या है, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। ये बहुत सिंपल है, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड जो चीज है वो है देश का विभाजन। देखिए, ये हमने कभी सोचा नहीं था। हमने ये तो सोचा था कि हमारा देश आजाद हो जाएगा, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि देश की आजादी के साथ साथ हमको देश का विभाजन भी देखने को मिलेगा। एक तरफ ये खुशी की बात थी कि देश आजाद हो गया है, अंग्रेजों की गुलामी से अब हम आजाद हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ दुख की बात ये थी कि देश का विभाजन हो गया है। कभी भी नहीं सोचा था कि देश का विभाजन हो पाएगा। तो ये दो मुख्य बातें हैं, यहीं से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा क्या क्या होता है। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां से आपका ना एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर में आपसे पूछ लेते हैं, वो समझा देता हूँ, फिर आगे आपको मैं इसी को डिटेल में समझाऊंगा। देखिए, लगभग 200 वर्षों तक हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो हमारा देश आजाद हुआ था, उसके साथ ही हमारे देश का विभाजन भी हो गया था। तो ये खुशी की बात थी कि देश आजाद हुआ है, लेकिन दुख की बात थी कि देश का विभाजन भी हो गया है। इसके बाद क्या होता है कि नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए एक प्रसिद्ध भाषण दिया था। इनका ये भाषण जो है ये बहुत फेमस है। इसको भाग्यवधु, ठीक है, से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक याद रखना है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। यानी कि नेहरू जी ने संविधान सभा को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था, उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या फिर ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन था यहाँ पे। इसके बाद देखिए क्या हुआ। आजादी के साथ भारत को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि वो समस्याएं कौन सी थी। तो हमें कुछ समस्याएं विरासत में मिल गई थी। ठीक है, विरासत में जो मिली हुई समस्या थी, उसी में से उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रख के हमको राष्ट्र निर्माण करना था। अब यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि देश आजाद हो गया है। अभी तक शासन चलाया था अंग्रेजों ने। ठीक है, 200 वर्षों तक लगभग लगभग अंग्रेजों ने शासन चलाया। अब देश आजाद हो गया है। अब शासन किसको चलाना था? भारतीयों को, यानी कि हमारे नेताओं को शासन चलाना था। तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं थी देश में। उन समस्याओं के साथ ही हमको राष्ट्र निर्माण करना था, यानी कि दोबारा से अपना नेशन जो था उसको बिल्ड करना था। ठीक है, तो आजादी के बाद दो बातें ऐसी थी जिसपे सबकी सहमति थी, और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। पेपर में सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आजादी के बाद किन दो बातों पे सबकी सहमति थी। ठीक है, वो दो बातें कौन सी थी वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात थी वो ये थी कि हमारे देश में जो शासन चलाया जाएगा वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, यानी कि हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन रहेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चीज हम पहले से ही डिसाइड कर चुके थे कि हमारा शासन लोकतांत्रिक होगा। दूसरी क्या, किस बात पे सहमति थी? दूसरी बात ये थी कि सरकार जो है, हमारी जो सरकार बनेगी वो सभी के भले के लिए काम करेगी। अब यहाँ पे सभी के भले का मतलब क्या है? यानी कि समाज का हर तबका, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, सभी के भले के लिए समाज में जो हमारी सरकार है वो काम करेगी। ठीक है, सभी तबकों को साथ लेकर चलेगी, आप ऐसा समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है। आजाद भारत का जन्म जो था वो कठिन परिस्थितियों में हुआ था। हमारे देश को 1947 में आजादी तो मिल गई थी, लेकिन उस समय में कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां थी वो अच्छी नहीं थी, कठिन परिस्थितियां थी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वो परिस्थितियां कौन सी थी। तो देखिए, आजादी मिली हमको लेकिन देश के विभाजन के साथ। सबसे बड़ी
जो समस्या थी वो तो यही थी कि कभी सोचा नहीं था कि देश आजाद होते के साथ ही उसका विभाजन हो जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये थी, विभाजन। फिर क्या था, जो 1947 का साल था वो हिंसा, विस्थापन और त्रासदी से भरा साल था। यानी कि 1947 के साल में क्या हुई, बहुत बड़े लेवल पे हिंसा हुई थी और विस्थापन हुआ था, यानी कि लोगों को एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पे जाना पड़ा था। और ये त्रासदी से भरा था क्योंकि बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। ठीक है, शायद ही दुनिया में कोई देश ऐसे आजाद हुआ हो जैसे हमारा देश आजाद हुआ था। इतनी हिंसा आजादी के समय में हुई, वो दुनिया में किसी देश ने नहीं झेली थी जितनी भारत ने झेली है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन आता है आपके पेपर में। और जो इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में ज्यादातर पूछा जाता है। इस चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो यही क्वेश्चन आता है कि बताइए राष्ट्र निर्माण की 3 मुख्य चुनौतियां कौन सी थी। तो आप देखिए, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन अब हमारा देश 1947 में आजाद हो चुका है। अब हमको खुद अपने राष्ट्र का निर्माण करना है, यानी कि हमारे नेताओं को राष्ट्र का निर्माण करना था। तो राष्ट्र निर्माण के समय में 3 मुख्य चुनौतियां थी। तो वो 3 मुख्य चुनौतियां कौन सी थी, ये समझनी है हमको। देखिए, सबसे पहली चुनौती जो थी हमारी वो ये थी कि पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधना है। ठीक है, दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र जो है हमारे देश में वो कायम करना है। और तीसरी चुनौती जो थी वो पूरे समाज का भला करना, यानी कि समाज में सभी तबकों का भला करना था। ये तीसरी मुख्य चुनौती थी। तो इन 3 चुनौतियों पे हमारा पेपर में एक क्वेश्चन बन जाता है जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब एक एक पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एकता के सूत्र में बांधने का क्या मतलब है। देखिए, भारत देश एक विशाल देश है, यानी भारत बहुत बड़े क्षेत्रफल में भी बड़ा देश है और आबादी के लिहाज से देखें तो आबादी में भी भारत बहुत बड़ा देश है। ठीक है, काफी ज्यादा आबादी है देश की हमारे। अब ऐसे में हमारे देश में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, हर तरह के लोग रहते हैं। अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग हैं। ठीक है, जाति प्रथा हमारे समाज में है, ये आप जानते हैं। ठीक है, लोगों की विचारधाराएं अलग हैं, रहन सहन, खान पान, संस्कृति, बोली, लैंग्वेज, उनका व्यवहार, ठीक है, उनका नजरिया अलग है। ऐसे में इतनी विशाल आबादी वाला देश जिसमें इतनी ज्यादा विविधता है, विविधता मतलब यहाँ पे इतनी ज्यादा वैरायटी है, अलग अलग तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं खतरा बन जाता है कि इनके बीच में कभी कोई विवाद ना हो जाए, कोई संघर्ष ना हो जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं देश टूटने का खतरा होता है। जो पर्यवेक्षक थे, यानी जो एक्सपर्ट थे, विदेशी एक्सपर्ट, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि भारत में जितनी विविधता है ना, भारत ज्यादा लंबे समय तक एकजुट नहीं रह पाएगा, वो टूट जाएगा। लोगों ने ऐसे ऐसे अंदाजे लगाए थे। अब देखते हैं, इन पॉइंट को समझते हैं। देखिए, भारत विविधता से भरा हुआ देश है। विविधता का मतलब यहाँ पे क्या है, वैरायटी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। हर क्षेत्र की अपनी विशेषता रही है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग संस्कृति, भाषाएं लोगों की अलग है, अलग अलग जातियों में लोग बटे हुए हैं। इस तरीके से हमारे देश में डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। अंग्रेजों के जाने के बाद इस विविधता से भरे क्षेत्र में को कैसे एकजुट रखा जाए और अखंड भारत बनाए रखने जो था, ये सबसे पहली चुनौती थी। यानी कि इतनी ज्यादा वैरायटी हमारे देश में है, ऐसे में एक खतरा था कहीं भारत टूट ना जाए। ठीक है, ऐसे में देश को अखंड बनाए रखना है, यानी कि बिना टूटे, बिना टुकड़े वाला देश बनाए रख पाना एक चुनौती थी, क्योंकि इतनी विविधता वाले देश को संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लोकतंत्र कायम करना। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय ही डिसाइड हो गया था कि हमारे देश में जो शासन चलाया जाएगा वो लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, और आजादी से पहले भी ऐसा डिस्कशन होता रहा है कि देश जब आजाद होगा तो शासन लोकतांत्रिक होगा। अब चलो आजादी तो मिल गई, अब लोकतंत्र को कायम कर पाना भी आसान बात नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े, इतने विशाल देश में, इतनी विविधताओं वाले देश में लोकतंत्र को कायम करना भी कोई आसान बात नहीं है। आजादी से पहले यह तय किया गया था कि भारत जो है एक संसदीय शासन पे आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र स्थापित करेगा। यानी कि आपको पता है ना, हमारे देश में जो है संसदीय व्यवस्था है, संसद है। और हमारे यहाँ पे जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी कैसा है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों को जगह मिली हुई है। तो ऐसे में ये सारी चीजें लागू कर पाना, कायम कर पाना इतना आसान नहीं था। ये भी देश के लिए एक चुनौती थी। ये तो दूसरी चुनौती। तीसरी चुनौती क्या है, पूरे समाज का भला करना। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि हमारे समाज में जाति प्रथा है।
ठीक है, जाति प्रथा उस समय और ज्यादा थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गरीब भी हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं, कुछ लोग वंचित हैं। तो ऐसे में पूरे समाज को साथ लेकर चलना और पूरे समाज का भला करना भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। ठीक है, तो देखिए तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी समूचे समाज, समूचे का मतलब है पूरे समाज का विकास हो, सभी तबकों को इसका लाभ मिले, यानी कि सरकार जो है हमारी ऐसी पॉलिसी बनाएगी, ऐसी नीति बनाएगी जिसका लाभ सभी को मिलेगा। ठीक है, भारत को आजादी के बाद जो भारत में वंचित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, इन सबको साथ में लेकर चलना था, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना था, सभी के लिए ऐसी पॉलिसी बनानी थी जिससे कि लोगों को लाभ हो, गरीबी, बेरोजगारी, ऐसी जो हमारे देश में समस्या थी उसको खत्म करना था और आर्थिक विकास करना था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तीसरी चुनौती जो थी वो यही थी कि पूरे समाज का भला कैसे किया जा सके, उनका विकास कैसे किया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। आगे देखते हैं। अब देखिए देश हमारा आजाद हो चुका है, लेकिन जो समस्या थी वो ये थी कि देश की आजादी के साथ ही देश का दो टुकड़ों में विभाजन हो गया। एक तो हमारा देश भारत बन गया, ठीक है, दूसरा जो था वो पाकिस्तान बन गया। तो ये जो विभाजन था इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है आपका टू नेशन थ्योरी से, दो राष्ट्र सिद्धांत या द्विराष्ट्र सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसका क्या मतलब है इसको समझते हैं। देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है ये आजादी से पहले मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। जो मुस्लिम लीग थी उसने कहा था कि भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत चाहिए, इस सिद्धांत के तहत हमको अपने लिए अलग देश चाहिए, ऐसा मुस्लिमों ने कहा था। इस सिद्धांत के तहत इंडिया जो है, यानी कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कहता है कि इंडिया जो है, भारत जो है वो दो कौमों का देश है। ठीक है, एक है हिंदू और दूसरे हैं मुस्लिम। ये इनका ये कहना है कि जो हमारा देश है वो दो कौमों का देश है, एक हिंदुओं का और एक मुस्लिम का। और विभाजन जो है वो धर्म के आधार पर हुआ था, इसमें विभाजन के लिए धर्म को मुख्य आधार बनाया गया था। तो ये आपको समझ में आ गया दो राष्ट्र सिद्धांत का मतलब क्या है, यानी दो राष्ट्र होने चाहिए, हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग। ये टू नेशन थ्योरी कौन लेकर आया था, तो ये मुस्लिम लीग लेकर आई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें यह कहा था कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई थी, जो मुस्लिम है उनको एक अलग देश दे दिया जाए जो कि पाकिस्तान के नाम से। ठीक है, और ऐसा हुआ भी, विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान अलग देश बना दिया जाता है। कांग्रेस जो थी उसने इसका विरोध करा था, यानी कि जो कांग्रेस थी उसने टू नेशन थ्योरी यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा ये, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा विभाजन की प्रक्रिया। विभाजन के दौरान जो देश में आई समस्या थी उसको समझते हैं। देखिए जब देश का बंटवारा होता है तो कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है, कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है उसको समझेंगे। और जब बंटवारा शुरू होता है तो देश में कौन कौन सी समस्याएं आने लगी थी, कौन सी समस्या आ रही थी, इसको समझेंगे। आगे चलते हैं। देखिए ये फैसला हुआ था कि अब तक जिस भूभाग को इंडिया कहा जाता है, यानी जिसको हम इंडिया के नाम से जानते थे, ठीक है, उसे भारत और पाकिस्तान नाम के दो देशों के बीच में बांट दिया जाएगा। ठीक है, भारत बना दिया जाएगा अपने हिंदुओं के लिए और पाकिस्तान बना दिया जाएगा मुस्लिमों के लिए। ये विभाजन जो था ये बहुत ही दर्दनाक तो था, इस पर फैसला करना और अमल में लाना, यानी फैसला करना और उसको लागू कर पाना और ज्यादा कठिन था। ठीक है, तो ये फैसला लिया गया कि जो बंटवारा होगा ना वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पे होगा। यानी कि जो विभाजन हुआ, बंटवारा हुआ, वो किस आधार पे हुआ था, तो आप कहोगे धर्म के आधार पे हुआ था। ठीक है, आगे देखो, इसके मायने ये थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग हो जाएंगे और जो शेष है वो भारत कहलाएगा। यानी कि जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है उसको तो पाकिस्तान बना दिया और बाकी जो बच गया उसको भारत बना दिया। ठीक है, हिंदुस्तान जो कहा जाता है। ये बात आपको थोड़ी आसान लग रही होगी क्योंकि दो लाइनों में आपको समझा दिया है, लेकिन इसमें बहुत तरह की समस्याएं थी। समस्या कौन थी, पहली बात तो ये थी कि ब्रिटिश इंडिया जो है, यानी जो जिसको अंग्रेजों के समय का जो भारत है जिसको हम ब्रिटिश इंडिया कहते हैं, ब्रिटिश इंडिया में कोई भी एक ऐसा इलाका नहीं था जहां पे मुसलमान बहुसंख्यक हो। ठीक है, कोई पर्टिकुलर इलाका नहीं था, ज्यादातर वो कई जगहों पे मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी। पूर्व में भी मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी, पश्चिम में भी मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी। तो कोई एक इलाका नहीं था कि मान लो कोई एक इलाका होता तो चलो उसको पाकिस्तान बना दे, ऐसा नहीं था। मुसलमान अलग अलग जगह पे फैले हुए थे। ठीक है, तो ये समस्या आ रही थी, क्योंकि आपको देखने में लग रहा होगा आसानी से हो गया, लेकिन बहुत मुश्किल था विभाजन कर पाना।
ऐसे में क्या हुआ, दो इलाके थे जहां पे मुसलमानों की आबादी जो थी वो ज्यादा थी। एक इलाका पश्चिम में था, दूसरा इलाका पूर्व में था। और अब समस्या ये आ रही थी कि भाई इस पश्चिम और पूर्व के जो जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, इसका विभाजन कैसे करें। तो यहाँ पे देखिए, मुसलमानों की जनसंख्या ये है आपका पश्चिमी एरिया, ठीक है, ये पश्चिम है, यहाँ पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। दूसरा जो है आपका वो ये वाला एरिया था, ये है पूर्वी एरिया, ठीक है, पूर्व का। यहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा थी, यानी पश्चिम में भी मुस्लिम ज्यादा थे, पूर्व में भी ज्यादा थे। अब फिर इसके बाद जो पंजाब है, पंजाब में भी मुस्लिम ज्यादा थे। यहाँ पे जो आपका बंगाल है, बंगाल में भी मुस्लिम ज्यादा थे। अब क्या करें भाई, कैसे बंटवारा करें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस जगह को उठाकर यहाँ पे लगा दें, या फिर इसको उठाकर यहाँ पे सेट कर दें। क्या जमीन के टुकड़े को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना पॉसिबल है? तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो समस्या क्या आ रही थी, समस्या यही आ रही थी कि मुस्लिम जो थे वो दो जगह पे ज्यादा थे जनसंख्या में। तो ऐसे में क्या दो पाकिस्तान बनाए जाएं, ये समस्या आ रही थी। तो लास्ट में सॉल्यूशन इसका क्या निकाला गया, सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही निकाला गया, क्योंकि देखो पॉसिबल नहीं था कि इन दोनों जगह को जोड़कर एक जगह पे कर दिया जाए, तो समस्या आ रही थी। तो फैसला ये होता है कि पाकिस्तान में दो इलाके शामिल होंगे, यानी पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। इनके बीच में जो बच जाएगा वो भारत है। अब वापिस से मैप देखो, पाकिस्तान दो बनाए गए, एक तो ये वाला पाकिस्तान था, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। दूसरा जो ये हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाया। और बीच में जो बच गया है ये भारत कहलाया, ठीक है, ये भारत हो गया। तो ये फैसला हुआ, यानी पाकिस्तान दो बना दिए गए और भारत एक बन गया। अब देखो ये तो चलो इतनी समस्या आपको समझ में आ गई। अब एक और समस्या है, देखिए, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो ऐसा भी नहीं था। यानी कि बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहां पे मुस्लिम रहते थे और उनकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन सभी मुस्लिम जो थे वो पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है बहुत बार। खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे ये पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के नेता थे और इनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन ये बनता है कि बताइए सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। ऑप्शन दे देंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, या फिर जिन्ना, या फिर और कोई ऑप्शन में नाम दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था इनको। इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध करा था, ये नहीं चाहते थे कि देश में बंटवारा हो, देश का विभाजन हो, लेकिन इनकी बात भी किसी ने नहीं मानी थी, ठीक है, किसी ने इनकी बात को नहीं सुना। और देश का विभाजन जो था वो तो होकर ही रहा और हो ही गया, ठीक है। आगे देखो, दो समस्या तो ये हो गई, एक तीसरी समस्या भी है, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब विभाजन हो रहा था तो कौन सी समस्याएं सामने आई थी, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तीसरी समस्या थी वो बहुत ज्यादा विकट थी, गंभीर थी। देखिए, ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से जो थे वहां पे बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले भी थे। ऐसे में फैसला ये हुआ कि इन दोनों प्रांतों में बंटवारा जो है वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पे होगा और जिले के लेवल पे बंटवारा होगा। तो ये तो हमने देखो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान को समझ लिया। एक बार मैप को दोबारा देखो, मैं इसको मिटा देता हूं, क्लियर कर देता हूं। अब देखो मैप है, अब देखो पंजाब, ये जो हिस्सा है ये पंजाब है, ठीक है। पंजाब हालांकि यहाँ पे भी होता था, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पंजाब नहीं है, यहाँ पे भी पंजाब होता था, लेकिन यहाँ वाला जो है बंटवारे में पाकिस्तान की तरफ चला गया, ठीक है। ये तो पंजाब का हिस्सा है। दूसरा जो हिस्सा है ये है बंगाल का, आप देख पा रहे हैं। अब क्या है, बंगाल में कुछ जगह पे मुस्लिमों की संख्या बहुत ज्यादा थी, मान लो यहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, पूरे बंगाल में मुस्लिम है ऐसा नहीं था, कुछ जगहों पे मुस्लिम ज्यादा थे। ऐसे ही पूरे पंजाब में मुस्लिम है ऐसा नहीं था, कुछ जगह पे मुस्लिम ज्यादा थे। तो यहाँ पे समस्या आने लगी, भाई अब इनको कैसे बांटा जाए। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही फॉर्मूला लगाया गया कि इनको हम जिले के लेवल पे अगर बांट दे तो क्या सही होगा। तो सबने फैसला ये करा कि हाँ इनको हम क्या करते हैं, जिले के स्तर पे यहाँ पे भी हम थोड़ा सा विभाजन कर देते हैं। तो ये हुआ। फिर 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक, यानी आधी रात तक ये फैसला नहीं हो पाया कि इसका मतलब, समझ रहे हो, आधी रात तक तो ये फैसला ही नहीं हो पाया विभाजन का। तो इसका मतलब ये है कि आजादी के दिन यानी कि नेक्स्ट सुबह बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं था कि भारत में, ठीक है, कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है। पंजाब और बंगाल का बंटवारा भी विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ। यानी कि ये जो चीजें चल रही है ना, ये 1947 15 अगस्त 1947 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को चल रही है। पूरा फैसला कुछ हो नहीं पाया।
अगली सुबह होती है, लोगों को पता ही नहीं है कि वो भारत में या पाकिस्तान में, उनको पता तो लग गया देश का विभाजन हो गया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो भारत में या पाकिस्तान में। अब जब पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ तो ये बहुत दर्दनाक हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना दंगे हो गए थे, ठीक है, तो ये भी समस्या आ रही थी। अब चौथी समस्या और आखिरी समस्या समझो। चौथी समस्या थी अल्पसंख्यकों की। देखो, सीमा की दोनों तरफ, यानी बॉर्डर के दोनों तरफ अल्पसंख्यक लोग थे। जो इलाके अब पाकिस्तान बन चुके हैं वहां पे लाखों की संख्या में हिंदू और सिख हैं, ठीक है। जो इलाके पाकिस्तान बना दिए गए हैं अभी वहां भी लाखों की संख्या में हिंदू और सिख हैं। और जो भारत है, यानी कि जो भारत बनाया हुआ है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं मुस्लिम और अन्य धर्मों के लोग हैं। तो ये समस्या आ रही थी अल्पसंख्यकों का क्या किया जाए। इसी तरह पंजाब और बंगाल की बात करें तो जो भारत वाला हिस्सा था वहां भी लाखों की संख्या में मुस्लिम थे, यानी पाकिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदू और सिख हैं। ऐसे ही भारत में जो पंजाब और बंगाल वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे क्या है, मुस्लिम आबादी रह गई है। अब ऐसे में अल्पसंख्यकों को कैसे एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाया जाए, ये समस्या आ रही थी। दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में देखें तो यहाँ पे भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी थी। तो अल्पसंख्यकों की समस्या बहुत गंभीर हो गई थी, ठीक है। और ये सब लोग एक तरह से मतलब एक सांसत में थे, सांसत में मतलब एक कंफ्यूजन में थे। इन लोगों ने पाया कि हम तो अपने ही घर में विदेशी बन गए हैं, ठीक है। यानी कि अपने खुद के घर में जहां पे ये रहते आए हैं, जो इनकी जमीन होती थी, जो इनके खेत वगैरह होते थे, जहां पे इनका बचपन बीता, जहां पे इनकी कई पीढ़ियां, इनके बुजुर्ग जहां पे रहे, अब उस जगह पे ये लोग बेचारे क्या बन गए, विदेशी बन गए। अब इनके साथ समस्या आ रही थी, क्योंकि देखो जहां पे हम रहते हैं ना, जिस जमीन पे जिस जगह पे हम रहते हैं, हमारा वहां से एक इमोशनल अटैचमेंट होता है, एक लगाव होता है हमारा। अगर हमें वो जगह छोड़कर कहीं जाना पड़े ना तो हमें अंदर से बहुत दुख होगा। वही चीजें यहाँ पे हो रही थी कि ये अपनी ही जमीन में, अपने ही देश में विदेशी बन गए थे। जिस जमीन पे वो और उनके पुरखे सदियों से रहते थे उसी जगह पे अब ये विदेशी बन चुके हैं, ठीक है। जैसे ये बात साफ हो गई कि देश का बंटवारा होने वाला है, दोनों तरफ से जो अल्पसंख्यक थे उन पे हमले होने शुरू हो गए। पाकिस्तान जो था वहां पे हिंदू और सिखों को मारना शुरू कर दिया, और जो भारत वाला जो पंजाब और बंगाल का जो हिस्सा था जहां पे, वहां पे मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया। यानी दोनों तरफ ही क्या हुआ, अल्पसंख्यकों पे हमले होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। अब देखिए, समस्या एक ये आ गई कि जो अल्पसंख्यकों पे हमले हो रहे हैं, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। इससे निकलने के लिए, उबरने के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं था, क्योंकि अचानक से हुआ था। शुरू शुरू में तो लोग बाग और नेता सोच रहे थे कि ये जो हिंसा का दौर है, ये घटनाएं जो हैं ये अस्थायी है, यानी टेम्परेरी है, जल्दी ही इस पे कंट्रोल कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी जल्दी हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई। अब क्या था, हिंसा जो थी बड़े लेवल पे फैल गई। अब समस्या ये आ रही थी कि अब इस हिंसा को कैसे रोका जाए। और जो अल्पसंख्यक लोग हैं इनके पास एक ही रास्ता बचा। रास्ता क्या बचा कि वे अपने अपने घरों को छोड़ दें, यानी कि अपने घरों को छोड़ दें और अपने घर को छोड़कर बॉर्डर के दूसरी तरफ चले जाएं। कई बार तो उनको ऐसा करने के लिए चंद घंटों की मोहलत दी, यानी कि बहुत थोड़ा सा समय दिया और ये कह दिया कि आपको इतने कम समय में ही क्या करना है, अपना देश जो है यहाँ से छोड़ के चले जाओ और बॉर्डर के पार जाओ। अब देखो, ये उस समय का एक दृश्य है, इसको ध्यान से देखो कि जब देश का विभाजन हो रहा था तो देश के विभाजन के समय में कितनी समस्याएं आई थी। लोग कैसे ट्रेन में जा रहे हैं, कुछ लोग आपको ऊपर दिख रहे हैं, कुछ आपको यहाँ लटके हुए दिख रहे हैं। इस तरीके से लोग देश को छोड़कर गए थे। कई सारे लोग जो थे वो तो पैदल गए थे, ठीक है। यानी कि उनको आगे जाने के लिए पैदल जाने का ही ऑप्शन था, ट्रेन भी नहीं मिली थी। अब बात करते हैं विभाजन के परिणाम। देश में विभाजन हो गया है तो विभाजन के क्या परिणाम हुए, इस पे भी क्वेश्चन आता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको रट लो, याद कर लो, समझ लो। देखिए, विभाजन जो था वो बिल्कुल मतलब अचानक से हुआ था, किसी को नहीं पता था। विभाजन के समय में जो स्थानांतरण हुआ था, एक जगह से लोग दूसरी जगह गए थे, वो बिल्कुल आकस्मिक था, ठीक है, अचानक से हुआ था, अनियोजित था, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी और त्रासदी से भरा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें जान चली गई थी, ठीक है। ये समस्या आई। फिर क्या परिणाम हुआ, बड़े पैमाने पे सांप्रदायिक हिंसा हुई। लोगों ने, हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगे हो गए थे, आपने देखा, एक दूसरे को मारना काटना शुरू कर दिया था। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, ठीक है, यहां पे विभिन्न समुदाय के लोगों ने एक दूसरे के समुदाय के लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। हिंदुओं ने मुस्लिमों को, मुस्लिमों ने हिंदुओं को, इस तरीके से होता रहा।
सरहद के दोनों तरफ अल्पसंख्यकों को अस्थायी तौर पे शरणार्थी शिविर में पनाह लेनी पड़ी। यानी कि बॉर्डर के दोनों तरफ क्या हुआ, रिफ्यूजी कैंप बनाए गए, यानी शरणार्थी शिविर बनाए गए और लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ा। क्योंकि आप समझ रहे हो ना, भारत से जो मुस्लिम छोड़कर पाकिस्तान गए हैं तो उनके लिए थोड़ी वहां पे हवेलियां बनी हुई है, या जो पाकिस्तान से जो हिंदू भारत की तरफ आए उनके लिए थोड़ी कुछ पहले से पड़ा हुआ था। तो उनको कहाँ रहना पड़ा था, रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा था। पैदल चलकर लोगों ने कई मीलों का सफर तय किया था। ठीक है, लोग कई रास्ते में मर भी गए थे। दोनों ओर हजारों की संख्या में औरतों को अगवा कर लिया गया। औरतों के साथ तो बहुत गलत हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, कई महिलाओं की हत्या कर दी गई, कईयों से जबरन शादी की गई। बच्चे जो थे वो अपने माँ बाप से बिछड़ चुके थे। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये आपको समझ में आया। देखिए क्या हुआ, महिलाओं को अगवा किया जा रहा था, तो ऐसे में कई लोगों ने अपने कुल की, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए खुद ही अपनी जो बहन बेटियां थी उनको मार दिया, खुद से मार दिया, ताकि वो कहीं ना कहीं दूसरों के हाथ ना लगे, उनके साथ कुछ गलत ना हो। इसके बाद देखो संपत्ति का बंटवारा हुआ। संपत्ति के बंटवारे में टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, पुलिस के जो वाद्य यंत्र थे उसको भी बांट लिया गया। यहां तक कि जो कर्मचारी थे, कर्मचारियों को भी बांट लिया गया। 80 लाख लोगों ने अपना घर छोड़ दिया था। सोचो कितने बड़े लेवल पे विभाजन हुआ था। और 5 से 10 लाख लोग जो थे उनकी तो जान चली गई थी, यानी उनको अपनी जान गंवानी पड़ गई थी इसमें। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में जो मुस्लिम आबादी थी वो पाकिस्तान चली गई थी, लेकिन फिर भी 1951 के समय यानी 1951 के वक्त भारत में 12% जो मुसलमान थे वो भारत में ही रह गए थे, भारत में ही मौजूद थे। ठीक है, अब अगला टॉपिक है आजादी के जश्न में गांधी जी ने हिस्सा नहीं लिया। देश आजाद तो हो गया लेकिन गांधी जी जो थे वो आजादी के जश्न में शामिल नहीं हुए। तो आखिर वो कहां पर थे और क्या कर रहे थे, इसको समझते हैं। तो गांधी जी जो थे वो देश में हो रही हिंसा से दुखी हो गए थे। ठीक है, उन दिनों वो कलकत्ता चले गए, हिंसा रोकने की उन्होंने लोगों से अपील की। फिर गांधी जी दिल्ली भी आ गए और 1948 में उन्होंने उपवास रखा। उनके उपवास का कुछ असर हुआ, हिंसा और तनाव जो था कुछ हद तक कम हो गया था। 30 जनवरी 1948 के दिन नाथूराम गोडसे जो थे, ठीक है, नाथूराम विनायक गोडसे, इन्होंने क्या किया, गांधी जी की हत्या कर दी। ठीक है, 30 जनवरी 1948, ये आपको पता होना चाहिए। अगला टॉपिक है आपका रजवाड़ों का विलय, यानी कि देश में रियासतों की समस्या। देखिए इस समय भारत जो था वो रियासतों में भी बटा हुआ था और रियासतों की समस्या भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी। इसको समझते हैं आखिर क्या होता है ये रियासत और रजवाड़े। इसमें से आपके लिए क्वेश्चन बनता है। तो देखिए जो हमारा देश था ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया मतलब जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय जो अंग्रेज हमारे यहाँ पे शासन करते थे वो दो तरीके से करते थे। एक तो होता था डायरेक्ट और एक होता था इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट शासन का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पे ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत है, यानी कि भारत में कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे अंग्रेज डायरेक्ट शासन करते थे। ठीक है, और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पे रजवाड़े थे। रजवाड़े क्या होते हैं, रजवाड़े यानी कि एक जगह होती थी उसको रियासत कहा जाता था। रियासत जो है वो छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। कुछ रियासतें बहुत बड़ी होती थी तो कुछ रियासतें छोटी होती थी। इन रियासतों पे राजाओं का शासन होता था, इनको रजवाड़ा, और यहाँ के जो लोग होते थे, ठीक है, वो रजवाड़े कहलाते थे। अब ये जो राजा होते थे ना, ये शासन जरूर कर रहे हैं लेकिन ये भी अंग्रेजों के गुलाम हैं, यानी अंग्रेजों के अनुसार ही ये शासन कर रहे हैं। तो शासन तो यहाँ पे भी अंग्रेजों का है और शासन यहाँ पे भी अंग्रेजों का है। फर्क क्या है, फर्क बस इतना है कि यहाँ पे राजा शासन करते हैं और वो राजा अंग्रेजों के अनुसार शासन करते हैं। इसी को रियासत या रजवाड़े कहा जाता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि इनमें क्या समस्याएं रही। अब थोड़ा सा ना एक बार आप मैप देखो, ध्यान से देखो मैप को। ये उस समय का मैप है भारत का। इसमें आप ये जो हरे कलर, ये जो आसमानी सा कलर है, ये जहां जहां पे आप देख रहे हो ये सब रियासतें रजवाड़े हैं। और ये जो आप येलो कलर देख रहे हो ये ब्रिटिश भारत है, यानी जहां पे अंग्रेज जो थे डायरेक्ट शासन करते थे। जैसे कि ये हिस्सा हो गया, यहाँ पे अंग्रेज शासन कर रहे हैं। ठीक है, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया, ये हिस्सा हो गया। इसके अलावा ये जो ग्रीन वाला है ये सारा क्या है, रियासत रजवाड़े वाला हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से शासन उस समय में होता था। अब आगे समझते हैं। ब्रिटिश इंडिया के समय
भारत में प्रशासन जो था वो ब्रिटिश प्रभुत्व वाले क्षेत्र और देसी रजवाड़े दो भाग में बटा हुआ था, जो मैंने आपको समझा दिया है। यानी एक जगह पे अंग्रेज सीधा शासन कर रहे हैं और एक जगह पे रजवाड़ों के जरिए शासन करवा रहे हैं। भारत की आजादी के समय में रियासत को भी आज आजादी मिल चुकी थी, ठीक है। राजाओं के नियंत्रण में जो रियासतें थी उनको भी आजादी मिल गई थी। अब यहाँ पे एक चीज समझो, अंग्रेजों ने जाते जाते क्या दिमाग लगाया, उन्होंने देश तो आजाद कर दिया, चले गए वो, लेकिन जाते जाते वो जहर के बीज जो थे वो बो गए। उन्होंने क्या कहा अंग्रेजों ने, अब मेरी लाइनों को ध्यान से सुनना। अंग्रेजों ने ये बोला कि हम देश को छोड़कर जा रहे हैं, भारत देश जो है वो आजाद है। अब जो रियासत है वो भी हमारे जाने के बाद आजाद है। अगर कोई रियासत चाहे भारत में जुड़ना तो वो भारत में जुड़ सकती है, अगर कोई रियासत चाहे पाकिस्तान में जुड़ना तो वो पाकिस्तान में जुड़ सकती है, ठीक है। यानी कि जाते जाते उन्होंने रियासतों के दिमाग में ये बात डाल दी, राजाओं के दिमाग में, तुम चाहो तो भारत में जुड़ जाओ, चाहे तो तुम पाकिस्तान में जुड़ जाओ। तीसरा ऑप्शन भी देके गए, अगर तुम चाहो तो तुम स्वतंत्र भी रह सकते हो, ठीक है। तो कुछ रियासतें ऐसी थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, ज्यादातर रियासत भारत में शामिल हो गई थी। कुछ रियासत जैसे कि हैदराबाद जैसी रियासत थी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। तो यहाँ पे क्या होता, अब आप दोबारा से मैप को देखो। अगर मान लो ये जो आप देख रहे हो रियासतें, अगर ये कह देते उस समय में टोटल 565 रियासतें थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो ना इतना बड़ा, यहाँ पे छोटी छोटी रियासतें भी होती थी, इस तरीके से छोटी छोटी। तो अगर 565 रियासतें राजा ये बोल देते कि हम तो भाई स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो देश के कितने टुकड़े हो जाते, आप ये सोचो, ध्यान से मैप को देखो, कितने सारे देश के टुकड़े हो सकते थे। अगर ये रियासतें ये बोल देती कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, तो सोचो कि देश में कितने सारे पाकिस्तान हो सकते थे, तो कितनी समस्याएं थी। तो अंग्रेजों ने जाते जाते ये भी काम कर दिया था। आगे देखते हैं। देश में 565 रियासतें थी जिनका अलग होना और देश का टूट जाना, ठीक है, देश का टूट जाने का खतरा था, क्योंकि अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश प्रभुत्व के बाद रजवाड़े जो हैं वो भी आजाद हो जाएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया है। अधिकतर रजवाड़े जो थे वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। भारतीय सरकार इनको कुछ रियायत भी देने को तैयार थी, ठीक है। ये हुआ। सबसे पहले क्या होता है, जो त्रावणकोर के राजा थे इन्होंने ऐलान कर दिया, इन्होंने ये कहा कि अपने राज्य को आजाद रखने का ऐलान कर दिया। यानी कि इनकी जो रियासत है ना त्रावणकोर वाली, वो ना तो भारत में शामिल होगी ना पाकिस्तान में शामिल होगी, ये अपने आप को आजाद रखना चाहते हैं। अब सोचो समस्या कैसे आ रही है देश के सामने, आगे देखो। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने भी घोषणा कर दी। हालांकि हैदराबाद का निजाम जो था वो पाकिस्तान में जुड़ना चाहता था, और पाकिस्तान भी उसको अपने में जोड़ना चाहता था, क्योंकि हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत है, ठीक है, बहुत बड़ी रियासत थी। कश्मीर मणिपुर ने भी अपने आप को कहीं ना कहीं आजाद रखने की बात पर जोर दिया। थोड़ी मुश्किल जरूर हुई थी, लेकिन बाद में इनका भी विलय जो है भारत में कर लिया गया था। भोपाल के नवाब जो थे वो संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे, तो ये कुछ समस्याएं आ रही थी। अब रजवाड़ों को लेकर भारत की जो सरकार है उसका क्या नजरिया था, ये समझते हैं कि हमारी सरकार ने क्या किया। तो इसको समझो, देखो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, छोटे बड़े विभिन्न आकार के देशों में बट जाने की इस संभावना के विरुद्ध जो उस समय में अंतरिम सरकार थी उसने कड़ा फैसला लिया, यानी रियासतों को लेकर उन्होंने कड़ा फैसला लिया। मुस्लिम लीग ने जो कांग्रेस का जो फैसला था, कदम था, उसका विरोध करा, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो क्या चाहती थी, देखिए मुस्लिम लीग का मानना था कि रजवाड़ों को अपनी मनमर्जी का रास्ता चुनने के लिए छोड़ दिया जाए, वो जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग को लग रहा था अगर कोई दो चार रियासत भी पाकिस्तान में जुड़ जाती है तो उससे पाकिस्तान को तो फायदा है ना, वो ये चाह रहे थे। लेकिन हमारी सरकार जो थी वो इसको लेकर खुश नहीं थी, ठीक है। रजवाड़ों के शासकों को मनाने समझाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्होंने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। ये आपके पेपर में पूछा जाता है, इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से याद करो। देखो क्या था कि हमारी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराने में जो सबसे जबरदस्त काम किया था वो सरदार पटेल ने किया था। उन्होंने जो रियासत के जो राजा थे उनको राजी कर लिया था भारतीय संघ में शामिल होने के लिए, ठीक है। और ये आपको लग रहा होगा ये आसान काम है, पर ये बहुत जटिल काम था, बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जो सरदार पटेल थे उनकी सूझबूझ और उनकी समझदारी की वजह से ये हो पाया था। और एक एग्जाम्पल के लिए आपको समझाता हूं, आपको लग रहा होगा ना कि कितना ये खतरनाक हो सकता है। समझिए, आज के समय में जो उड़ीसा है ना वहां पे 26 रियासत थी, सोचो। आज के समय का जो छत्तीसगढ़ है वहां पे 15 रियासतें थी। सौराष्ट्र जो गुजरात के साइड वाला एरिया है
वहां पे 14 बड़ी रियासत और 119 छोटे रजवाड़े, छोटी रियासतें होती थी। अब आप सोचो अगर ये सब बोलते कि हम अलग हो जाएंगे, हम पाकिस्तान में जुड़ जाएंगे, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो देश के कितने टुकड़े हो सकते थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए, अपनी चतुराई का परिचय देते हुए इन सभी को भारतीय संघ में आसानी से शामिल करवा लिया। ठीक है, अधिकतर जो रजवाड़े थे, उनके जो शासक थे, जो राजा थे, वो भारतीय संघ में अपने विलय जो उनका हुआ उसके लिए एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करा उन्होंने। यानी कि जब कोई रियासत भारत में शामिल होती थी तो एक सहमति पत्र होता था, उस पे हस्ताक्षर करके ऑफिशियल तरीके से उसमें शामिल हो जाते थे। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता था, ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसको कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि जो इसमें सिग्नेचर करता था फिर वो भारतीय संघ में शामिल हो जाता था। इस पे सिग्नेचर करने का मतलब क्या था, रजवाड़े जो है वो भारतीय संघ का अंग बनने के लिए सहमत है, तैयार है। 4 रियासतें ऐसी थी जिनके भारत में विलय होने में, मर्ज होने में समस्या आ रही थी। ठीक है, इनका विलय होने में समस्या आई थी, तो ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो 4 रियासतें कौन सी हैं, बताइए जिनके विलय में समस्या आई। तो पहले नंबर पे है जूनागढ़, फिर दूसरे नंबर पे है हैदराबाद, तीसरे नंबर पे है कश्मीर और चौथे नंबर पे है मणिपुर। तो इन रियासतों के विलय में समस्या आई, हालांकि इनका विलय भी हो गया लेकिन थोड़ी मुश्किल के बाद हुआ। अब देखो हैदराबाद का विलय समझते हैं, क्योंकि हैदराबाद पे आपके क्वेश्चन आता है। ध्यान से एक बार मैप को देखो, और मैप में आपको हैदराबाद मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है। ये हैदराबाद जो थी भारत की एक बड़ी रियासत थी। ठीक है, ये हिस्सा जो था ये हैदराबाद का था। हैदराबाद का विलय जो है वो आसानी से नहीं हुआ। कैसे हुआ ये समझते हैं। देखिए, हैदराबाद को जो निजाम था, जो राजा था, उसको निजाम कहा जाता था, यानी यहाँ के राजा को क्या बोलते थे, निजाम कहते थे। ये बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था और बहुत ही पैसे वाला व्यक्ति था, यानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में इसका नाम आता था, हैदराबाद के निजाम का। निजाम और उसके सैनिक जो थे उसको रजाकार कहा जाता था। ठीक है, ये रजाकार जो थे ये अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक थे और ये गुंडे थे। ये किसानों को और महिलाओं का शोषण करते थे। ठीक है, किसानों और महिलाओं का शोषण करते थे। निजाम के खिलाफ लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था, तो लोगों ने मिलकर क्या करा, निजाम के खिलाफ एक आंदोलन कर दिया। अब जब आंदोलन हुआ तो ऐसे में निजाम ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए अपने गुंडे भेज दिए, यानी कि रजाकारों को भेज दिया। अब रजाकार जो थे वो आपको बताया मैंने सांप्रदायिक थे, ये मुस्लिम होते थे और खासकर ये टारगेट किसको करते थे, हिंदुओं को, यानी जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको टारगेट करते थे। इन्होंने क्या करा, ये बहुत सांप्रदायिक थे और गैर मुसलमानों को अपना निशाना बनाते थे, यानी गैर मुसलमान जो मुसलमान नहीं है, ठीक है, उसमें हिंदू सिख सब आ जाएंगे। ये रजाकारों ने क्या करा, लूटपाट मचानी शुरू कर दी, हत्या करनी शुरू कर दी, महिलाओं का ये बलात्कार करने लगे। ऐसे में क्या हुआ, जब ये समस्या हैदराबाद में चल रही थी तो भारत की सरकार ने वहां की जनता की सुरक्षा करने के लिए सेना को भेज दिया। अब जिस सेना जो थी वहां पे गई, सेना के बीच में और रजाकारों के बीच में संघर्ष चला। ठीक है, युद्ध चला, लड़ाई चली। इसके बाद क्या हुआ, निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार हैदराबाद का विलय जो है भारतीय संघ में हो गया। यानी कि आपको समझ में आया, हैदराबाद का विलय जो है आसानी से भारत में नहीं हुआ, बल्कि ये सब हुआ उसके बाद हैदराबाद जो था भारत में शामिल हुआ। तो हैदराबाद पे आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। अगला देखो, मणिपुर का विलय कैसे हुआ। ये मैप है, मैप में जो नॉर्थ ईस्ट है, यानी कि ये जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये मणिपुर है। मैप में आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देख लो मणिपुर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। मणिपुर में भी कुछ ऐसी कहानी है, मणिपुर में भी आसानी से विलय नहीं हुआ। देखिए, मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। ये भारत के साथ विलय सहमति पत्र पे हस्ताक्षर इन्होंने कर दिया था, यानी ये कहीं ना कहीं चाह रहे थे शामिल होना और इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था। इसके बदले में इनको स्वायत्ता बरकरार रखने की भी आश्वासन दिया कि हम आपको कुछ स्वायत्ता दे देंगे, कुछ विशेष अधिकार भी दे देंगे। मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके जून 1948 में चुनाव कराया गया था। तो अब ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में आपके क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके पहली बार इलेक्शन कराया गया था, तो मणिपुर है। अब ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि भारत का जो नागरिक है, ठीक है, देखो आज के समय में 18 साल वाले वोट देते हैं, लेकिन उस समय में एज 18 साल नहीं होती थी, 21 साल होती थी। यानी उस समय के अनुसार अगर मैं कहूं तो जो 21 साल का व्यक्ति है मणिपुर में, ठीक है, चाहे वो
किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सबको वोट देने का अधिकार था। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है। मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी कि मणिपुर जो है भारत में जुड़ जाए, भारत में शामिल हो जाए। लेकिन मणिपुर की जो जनता थी ना, वो नहीं चाहती थी कि मणिपुर भारत में मिले, भारत में जुड़े। मणिपुर का विलय भारत में जरूर हो गया, लेकिन आज भी वहां के जो लोग हैं वो इस बात को लेकर खुश नहीं है, वो नहीं चाहते थे भारत में जुड़े। ठीक है, तो ये मणिपुर वाला टॉपिक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। इसके बाद एक टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन, इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। देखो ये थोड़ा सा ना बैकग्राउंड में चलते हैं 1920 के आसपास। अब हम देश की आजादी के पीछे चले जाते हैं। 1920 में क्या हुआ, जब देश में अंग्रेजों का शासन था, तब उन्होंने अपने शासन के हिसाब से, प्रशासनिक व्यवस्था के हिसाब से राज्यों का गठन करा था। यानी कि अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे अंग्रेज बंगाल में आए, बंगाल जीत लिया, बंगाल में शासन शुरू कर दिया। बंगाल के बाद दूसरा राज्य जीत लिया, वहां पे शासन शुरू कर दिया। फिर तीसरा राज्य जीत लिया, वहां शासन शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों ने जैसे जैसे भारत पे कब्जा करा, वहां पे उन्होंने शासन शुरू कर दिया। तो अपनी सुविधा के अनुसार उन्होंने शासन किया। लेकिन आगे देखिए, 1920 में एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसको नागपुर अधिवेशन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। यहाँ पे एक चीज डिसाइड हुई थी, नेताओं ने ये डिसाइड किया था कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा, बात है 1920 की, देश आजाद नहीं हुआ है, इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया कि जब हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। यानी अंग्रेजों ने अपने अनुसार राज्य बनाए थे, हम उसको हटा के हम भाषा के आधार पर राज्य बना देंगे। क्योंकि आपको पता है भारत जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बोलते हैं। कहीं पे पंजाबी, कहीं पे बंगाली, कहीं पे भोजपुरी, बिहारी, ठीक है, मैथिली। तो कहीं पे आपको साउथ में जाओगे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो ऐसे में ये डिसाइड हो गया 1920 में कि जब देश आजाद होगा हम उसका राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पे करेंगे, पहले से डिसाइड हो गया। लेकिन जब देश आजाद हुआ तब लोगों ने बोला कि भाई तुमने तो कहा था अब करो, पर ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि जब देश आजाद हुआ ना, तो देश की जो स्थिति थी, जो सिचुएशन थी, वो बदल गई थी, देश का माहौल बदल गया था। ये थोड़ी सोचा था किसी ने कि देश आजाद होगा तो उसका बंटवारा हो जाएगा। क्या ऐसा किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। लेकिन देश आजाद हुआ, देश का बंटवारा हो गया। ऐसे में समस्या क्या आई, क्या ऐसी स्थिति में जो हमारी सरकार थी, जो हमारे नेता थे, वो डर रहे थे कि अगर हमने भाषा के आधार पे राज्यों को बनाना शुरू करा तो दूसरे राज्यों से भी मांग आएगी कि भाषा के आधार पे हमें भी बनाओ, और ऐसे में कहीं ना कहीं देश में अव्यवस्था फैल जाएगी। ठीक है, नेताओं को ऐसा लगा कि अगर भाषा के आधार पे हम राज्य बना देंगे तो देश में अव्यवस्था फैल जाएगी, देश टूटने का खतरा हो सकता है। इसलिए सरकार कुछ भी फैसला लेने से डर रही थी। क्योंकि 1920 में जब इन्होंने डिसाइड करा था, उस समय देश आजाद नहीं हुआ था, उस समय देश की सिचुएशन अलग थी। जब देश आजाद हुआ तब बिल्कुल ही हालात बदल गए। क्लियर है? आगे चलते हैं। भाषा के आधार पे बना पहला राज्य, पहला राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पे बना था? इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन यहां से आता है। चलिए देखते हैं। देखिए, मैं बात करता हूं यहां पे मद्रास की। मद्रास देखो, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये मद्रास है। इतना बड़ा क्षेत्र मद्रास का होता था। आज का देखें तो आज का तमिलनाडु, आज का आंध्र प्रदेश, आज का केरला और आज का कर्नाटका, ये जो है कहीं ना कहीं ये मद्रास के हिस्से होते थे उस समय में। ठीक है, ये मद्रास के हिस्से होते थे। तो मद्रास में क्या होता है, एक आंदोलन शुरू हो जाता है कि भाषा के आधार पे अलग राज्य बना दो। देखो अब ध्यान से समझना कि एक राज्य में ये आंदोलन चला है, धीरे धीरे ये डिमांड बाकी राज्यों में भी होगी। तो पुराना मद्रास जो है, वहां पे तेलुगु भाषी क्षेत्र, यानी वहां पे एक क्षेत्र ऐसे है जहां के लोग तेलुगु बोलते हैं। तो इन, ठीक है, तेलुगु भाषी क्षेत्र में विरोध उठा और इन्होंने मद्रास में कौन कौन से एरिया हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, ये सारे के सारे राज्य जो है इसमें शामिल है। यहां पर एक विशाल आंदोलन शुरू हो जाता है। मांग क्या थी इनकी, डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी कि आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बना दो जो तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग, ठीक है, दिखाए, यानी रिप्रेजेंट करे। कहने का मतलब है इन्होंने ये बोला कि जो इतना बड़ा मद्रास है ना, इसमें से एक छोटा सा राज्य बना दो, अलग राज्य, इसका नाम रख दो आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कौन लोग रहेंगे? यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो तेलुगु भाषा बोलते हैं।
तो इन्होंने ये डिमांड शुरू कर दी, आंदोलन शुरू हो गया। अब देखो क्या होती है कहानी। एक नेता थे कांग्रेस के जिनका नाम है पोटी श्री रामुल्लू, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये बोल दिया कि मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठूंगा, और 56 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल करी। 56 दिन के बाद इनकी हो जाती है डेथ, इनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, तो इनकी मृत्यु के बाद आंदोलन जो था वो हिंसक हो गया, लड़ाई झगड़ा दंगा शुरू हो गया, लोग सड़क पे आ गए, कांग्रेस विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और अंत में नेहरू सरकार ने जब ये देखा कि देश में इस लेवल की अव्यवस्था फैल रही है, तो नेहरू सरकार ने फैसला करा कि आंध्र प्रदेश नाम की ये जो राज्य बनाने की मांग आ रही है ना, जो डिमांड हो रही है, हम इसको पूरा कर देते हैं। यानी 1952 में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनाया जाने वाला राज्य की घोषणा कर दी, ठीक है। तो पहला राज्य भाषा के आधार पे कौन सा बनाया गया था, आंध्र प्रदेश। कब घोषणा हुई थी, 1952 में। किसने घोषणा करी थी, नेहरू सरकार ने, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने बनाया राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि 1953 में बना था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1953 में बना था। इसने एक रिपोर्ट बनाई, सिफारिश दी। इसने अपनी सिफारिश में मान लिया कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो भाषा के आधार पे कर दिया जाना चाहिए। इसने कह दिया कि हाँ भाई ठीक है। इसके बाद 1956 में आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, कंफ्यूज मत होना। राज्य पुनर्गठन आयोग और राज्य पुनर्गठन अधिनियम दोनों अलग अलग डेट में हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो 1953 में है, और अधिनियम की बात करें तो 1956 में है। कंफ्यूज मत होना, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये अधिनियम पारित हो गया, और इस अधिनियम के तहत उस समय में, बात कर रहा हूं मैं 1956 के आसपास की, उस समय में देश में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, बनाए गए थे इसी कानून के अनुसार। भारत के वो संघ शासित जो क्षेत्र जिन्हें बाद में राज्य का दर्जा मिला था वो ये हैं। ध्यान से एक बार इनका नाम देख लो, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, यहाँ से ना शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ सकते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि उस समय में जब हमने पढ़ा कि देश में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन बाद में ये राज्य बढ़ के 28 29 जो हो गए, आखिर ये हुए कैसे। तो उन्हीं राज्यों में से राज्य टूटते गए और नए राज्य बनते गए। और ये सब राज्य कैसे बने थे, भाषा के आधार पे। जैसे कि देखो, ये है ओरिजिनल राज्य जो पहले होते थे, और बाद में जो नए राज्य बने ये हैं, और कब बने ये हैं। पूरी टेबल मैंने आपके सामने बना रखी है। देखिए, जो बंबई है, ठीक है, आज के समय में जो मुंबई कहा जाता है, पहले बॉम्बे नाम होता था इसका। बंबई से अलग होके बनते हैं महाराष्ट्र और गुजरात। क्लियर है। कब बनते हैं, 1960 में। फिर असम, नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो होता था असम, असम से ही नागालैंड मिजोरम मिजोरम जो है ये बने हैं। देखो, असम से नागालैंड बनता है 1963 में। जो पंजाब है, पंजाब से बनता है हरियाणा और पंजाब 1966 में। और पंजाब जो था बहुत बड़ा था, पंजाब का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, इतना बड़ा पंजाब था। पंजाब से ही निकला हिमाचल प्रदेश, यानी पंजाब से पंजाब एक अलग राज्य हो गया, हरियाणा अलग राज्य होगा, और हिमाचल प्रदेश अलग राज्य हो गया। ये कब बनते हैं, 1966 में। असम से देखें तो मेघालय मणिपुर त्रिपुरा निकले जो कि 1972 में बने। असम से ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बने जो 1987 में बने हैं। यूपी की बात करें तो यूपी से उत्तराखंड अलग होता है, 2000 में बनता है। बिहार से बात करें तो पहले झारखंड जो है वो बिहार का हिस्सा था, लेकिन यहाँ से झारखंड बन जाता है 2000 में। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकल गया 2000 में, और आंध्र प्रदेश से निकल गया तेलंगाना। तेलंगाना कब बना, 2014 में। क्लियर है। मैं हट जाता हूं, एक बार इसको मैं क्लियर कर देता हूं। अब देखो, अब आपको इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और इसकी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम में डाल ही दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां से अपना चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और ज्यादा से ज्यादा आप कमेंट किया कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।